हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर 6 द फाइट। रंजी had been less than a month in Rajpur when he discovered the pool in the forest. It was the height of summer and his school had not yet opened, and having as yet made no friends in this semi-hill station, he wandered about a good deal by himself into the hills and forest. तो जो रंजी था उसको मतलब लेस देन अ मंथ हुआ था, 1 महीने से भी कम हुआ था राजपुर में, और उसने एक डिस्कवर कर लिया था, खोज लिया था एक पूल जंगल में। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल। और समर जो था उस टाइम गर्मी थी, बहुत ज़्यादा थी, हाइट ऑफ समर थी, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। और स्कूल का जो उसका स्कूल था वो अभी नहीं खुला था और खुलने ही वाला था। और वो जो नई जगह शिफ्ट हुआ था राजपुर में, वहाँ उसके कोई नए फ्रेंड्स भी नहीं बने थे। और जो ये वाला जो एरिया था ये सेमी हिल स्टेशन था, मतलब पूरी तरीके से पहाड़ी इलाका भी नहीं था, मगर फिर भी कुछ पहाड़ियाँ वहाँ पर थीं। और वो क्या करता था, फिर अकेले ही पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता था। वेंडर्ड का मतलब होता है इधर उधर घूमते रहना। वो पहाड़ों में घूमता था, जंगलों में घूमता था, जो फैले हुए थे काफ़ी दूर तक। इसमें जो है वर्ड इंटरमाइनेबली का मतलब होता है एंडलेसली, मतलब इनका कोई अंत ना हो, इस तरीके से वो जंगल फैला हुआ था चारों तरफ शहर के। टाउन का मतलब होता है शहर। It was hot, very hot, at that time of the year. The Ranji walked about in his vest and shorts, his brown feet white with the chalky dust that flew up from the ground. और वो घूमता रहता था इस गर्मी में, बहुत ही गर्म जो टाइम था साल का उसमें। और रंजी जो है वो घूम रहा था अपनी वेस्ट में। वेस्ट मतलब जो अपर पोर्शन होता है, जैसे शर्ट होती है जो बनियान टाइप का आप बोल लीजिए, उसको वेस्ट बोलते हैं। और शॉर्ट्स जो मतलब निकर टाइप का होता है उसको शॉर्ट्स बोलते हैं। और उसके जो ब्राउन कलर के भूरे रंग के जो पैर थे वो सफ़ेद रंग के लगने लगे थे, जो धूल थी उसके पैरों पे जम गई थी उसकी वजह से। जो अर्थ थी, अर्थ वॉज पार्च्ड। हाँ देखिए आगे देखते हैं। अर्थ वॉज पार्च्ड, द ग्रास ब्राउन, द ट्री listless, hardly stirring, waiting for a cool wind or a refreshing shower of the rain। मतलब जो धरती थी ना वो भी ऐसा लग रहा था जैसे कि जल गई है, और जो घास है वो भी भूरी हो गई थी हरे की बजाय, इतनी तेज धूप थी। और मतलब सब वेट कर रहे थे कि कब जो है ठंडी ठंडी बारिश वहाँ पर पड़े। It was on such a day, a hot, tired day, that Ranji found the pool in the forest। और इसी दिन, इस गर्म दिन, जो रंजी को मिला था एक पूल, एक तालाब जैसी जगह जिसमें आप तैर सकते हैं, वो मिला था उसको एक जंगल में। The water had a gentle transparency and you could see the smooth round pebbles at the bottom of the pool। और जो वाटर था वो ट्रांसलूसेंट था। ट्रांसलूसेंट का मतलब है कि आप उसमें लगभग ऑलमोस्ट क्लियरली देख सकते हैं कि उसके अंदर क्या है। और उसमें जो है बिल्कुल स्मूथ चिकने चिकने से पत्थर थे। पेबल्स का मतलब होता है छोटे पत्थर, जो कि थे बॉटम ऑफ द पूल। बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे पूल के। अ स्मॉल स्ट्रीम emerged from a cluster of rocks to feed the pool। और जो स्ट्रीम थी छोटी सी, एक छोटा सा झरना टाइप का था जो आ रहा था पत्थरों की, जो कि थे बॉटम ऑफ द पूल। बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे पूल के। अ स्मॉल स्ट्रीम emerged from a cluster of rocks to feed the pool। और जो स्ट्रीम थी छोटी सी, एक छोटा सा झरना टाइप का था जो आ रहा था पत्थरों के बीच में से, जिसमें से उस पूल में पानी आ रहा था। ड्यूरिंग द मानसून दिस स्ट्रीम वुड बी gushing torrent cascading down from the hills, but during the summer it was barely a trickle। गर्मियों के समय में ये जो स्ट्रीम आ रही थी ये बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा पानी लेके आती थी, मगर जो ये गर्मियों का टाइम था बारिश का पानी नहीं था वहाँ पर, इसलिए एक ट्रिकल बन गई थी। ट्रिकल मतलब बहुत ही एक हल्की सी मतलब झरना टाइप का बन गया था जिसमें से बहुत ही कम पानी आ रहा था। The rocks, however, held the water in the pool and इट डिड नॉट ड्राई अप लाइक द पूल्स इन द प्लेन्स। और मगर जो ये रॉक थे, वहाँ पे जो पत्थर थे, उसने पानी को रोका हुआ था, और इसीलिए वो जो तालाब था वो बिल्कुल सूखा नहीं था। जैसे कि जो मैदान होते हैं, समतल ज़मीन होती है प्लेन्स, वहाँ पर ये इस टाइप के जो पूल्स होते हैं वो सूख जाते हैं, वहाँ पर नहीं सूखे थे पत्थरों की वजह से। व्हेन रंजी सॉ द पूल ही डिड नॉट हेजिटेट टू गेट इनटू इट। और जैसे ही रंजी ने उस पूल को देखा वो एकदम उसके अंदर चला गया। हेजिटेट का मतलब होता है शर्माना, तो वो बिल्कुल नहीं शर्माया और उसके अंदर चला गया। ही हैड often gone swimming alone or with friends when he had lived with his parents in a thirsty town in the middle of Rajputra desert। तो वो उसने स्विमिंग सीख रखी थी। वो कभी कभी अकेला जाता था, अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था जब वो रहता था राजपूताना डेजर्ट में, तो उसने स्विमिंग काफ़ी अच्छे से सीखी हुई थी।
There he had known only sticky, muddy pools where buffaloes swallowed and women washed clothes. वहाँ पर राजपुताना में तो काफ़ी ज़्यादा चिपचिपे से और अजीब से ज़्यादा अच्छे पूल नहीं होते थे, वहाँ जहाँ पर भैंसें भी नहाया करती थी और औरतें अपने कपड़े मतलब कपड़े वगैरह भी धोया करती थी. He had never seen a pool like this, so clean and cold and inviting. और उसने इतना अच्छा पूल पहले कभी नहीं देखा था जिसमें पानी इतना ठंडा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कह रहा है आओ और उसमें तैरो. He leapt into the water. His limbs were supple, free of any fat, and his stout body glistered in the patches of sunlit water. और वो मतलब एकदम से पानी को देखिए उसमें कूद गया. उसके जो लिम्स थे, लिम्स जैसे कि पैर और हाथ वाला जो एरिया होता है ना जिसको आप मोड़ सकते हैं, वो उसको हम लिम्स कहते हैं. उसके लिम्स काफ़ी सपल थे, मतलब लचीले से, काफ़ी लचीले थे, मोटे नहीं थे और ठीक ठाक से थे, लचीले थे, फ्री ऑफ फैट, मोटे नहीं थे, पतले थे. उसकी डार्क मतलब थोड़ा गहरे रंग की सांवली बॉडी जो थी वो चमक रही थी जो सनलाइट पड़ रही थी वाटर में उसमें. Next day, he came again to quench his body in the cool waters of the forest pool. He was there for almost an hour, sliding in out of the limpid green water or lying stretched out on the smooth yellow rocks in the shade of broad-leaved sal tree. और फिर अगले दिन वो फिर से आया अपनी बॉडी की जो प्यास है, क्वेंच का मतलब होता है कि प्यास बुझाने के लिए वहाँ पे तैरने के लिए फिर से आया और उस ठंडे ठंडे पानी में वो तैर रहा था. 1 घंटा लगभग वो वहाँ पर तैरा, वो स्लाइड कर रहा था, इधर उधर घूम रहा था लिम्पिड ग्रीन वाटर में. लिम्पिड का मतलब होता है बिल्कुल साफ. और उसने अपने हाथ पैर फैलाए हुए थे और काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रहा था और वहाँ पे शेड भी आ रही थी साल ट्री की. इट वॉज वाइल ही ले thus he noticed another boy standing a little distance away, staring at him इन अ रादर हॉस्टाइल मैनर. और जैसे ही वो मतलब वहाँ पर पूल से निकल के आराम से लेटा हुआ था तब उसने देखा, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, लेटा हुआ है आराम से, उसने देखा कि एक कोई स्ट्रेंजर, कोई अजनबी सा एक जो लड़का था वो उसकी तरफ घूर घूर करके देख रहा था. स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना. एंड वेन रंजी डिड नॉट सी एनीथिंग द अदर कॉल्ड आउट. रंजी ने उसको नोटिस किया मगर कुछ कहा नहीं. और उसने कुछ नहीं कहा तो जो दूसरा बच्चा था वो उसको मतलब एकदम से उसने कुछ बोला. व्हाट आर यू डूइंग हियर मिस्टर. मतलब उससे बोलता है रंजी से वो दूसरा बच्चा कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो. रंजी हु वॉज प्रिपेयर टू बी फ्रेंडली वॉज टेकन अबैक एट द हॉस्टिलिटी ऑफ अदर स्टोर. रंजी जो था उसने सोचा था कि वो फ्रेंडली मैनर में अच्छे से बात करेगा, मगर जब उसने देखा कि जो स्ट्रेंजर है उससे काफ़ी ख़राब तरीके से बात कर रहा था तो उसको काफ़ी धक्का सा लगा. हॉस्टिलिटी मतलब कुछ ख़राब सा होना, टेकन अबैक मतलब शॉक लगना. आई एम स्विमिंग. फिर रंजी जो है वो रिप्लाई करता है कि मैं तो यहाँ पे स्विमिंग कर रहा हूँ. फिर कहता है कि आओ तुम भी मुझे ज्वाइन कर लो. फिर वो जो दूसरा बच्चा होता है वो बोलता है कि मैं अकेला ही तैरता हूँ, ये मेरा पूल है और मैंने तो तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट नहीं किया है, तो तुम यहाँ पर क्यों आ गए हो. स्ट्रेंजर स्टोड अप टू रंजी हु स्टिल सैट ऑन द रॉक एंड planting his broad feet firmly on the sand, said, though this would settle the matter once and for all. Don't you know I'm a warrior. फिर जो बच्चा होता है वो काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गया होता है और फिर वो बोलने लगता है कि ये मेरा पूल है. इस टाइप से स्टोर्ड का मतलब हाँ बताती हूँ मैं आपको कि मार्च करना, आगे की तरफ बढ़ता है, अपने पैर को ठक से मारता है सैंड के ऊपर वो, और बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं एक वॉरियर हूँ. वॉरियर वो लोग होते हैं जो मतलब लड़ने वाले होते हैं ना, मतलब जैसे कि जो लड़ाई करते हैं और युद्ध करते हैं वो वॉरियर्स होते हैं. तो कहता है वो बच्चा रंजी से कि तुम्हें नहीं पता कि क्या मैं वॉरियर हूँ. आई डू नॉट टेक रिप्लाईज फ्रॉम विलेजर्स लाइक यू, सो यू लाइक टू फाइट विद विलेजर्स, सेड रंजी. वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर. फिर जो दूसरा वाला बच्चा होता है वो बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसे गांव वालों से के साथ मतलब बात नहीं करता हूँ. तो फिर रंजी बोलता है तो क्या तुम फाइट करते हो, लड़ाई करते हो. तो वो कहता है वेल आई एम नॉट अ विलेजर, आई एम अ फाइटर. और रंजी बोलता है कि मैं कोई विलेजर नहीं हूँ, मैं एक फाइटर हूँ. तो दूसरा बच्चा बोलता है आई एम अ वॉरियर, फिर आई एम अ फाइटर. एक तरह से एक दूसरे से ये लोग बहस करते जाते हैं. जिसने बनाया उसने भेदभाव नहीं किया. और ये एम्पैसी का मतलब होता है डेडलॉक, मतलब इतनी ज़्यादा बहस करते हैं कि कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा होता है. दे हैड रीच्ड एन एम्पैसी. एम्पैसी का मतलब वही मैंने बता दिया डेडलॉक. वन हैड सेड ही वॉज अ वॉरियर, अदर हैज प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज अ फाइटर. देयर वॉज लिटिल एल्स दैट कुड बी सेड. और एक दूसरे से बोले जा रहे थे कि मैं फाइटर हूँ, मैं वॉरियर हूँ, ऐसे ही करे जा रहे थे. यू अंडरस्टैंड दैट आई एम अ वॉरियर, सेड द स्ट्रेंजर, फीलिंग दैट परहैप्स दिस इन्फॉर्मेशन हैड नॉट पेनिट्रेटेड रंजीत सेड. वो एकदम से बोलता है फिर से कि क्या तुम्हें समझ नहीं आया है कि मैं एक वॉरियर हूँ. इस तरीके से बोलता है जैसे कि उसे लगता है कि रंजीत के दिमाग में या कानों में पेनिट्रेट नहीं करी है, घुसी नहीं है ये बात.
फिर रंजीत बोलता है कि हाँ मैंने सुन लिया है कि तुम क्या हो, इस टाइप से बोलता है वो। आई एम वेटिंग फॉर यू टू रन अवे, और मैं वेट कर रहा हूँ कि तुम यहाँ से भाग जाओ। आई विल हैव टू बीट यू, सेड द स्ट्रेंजर एज्यूमिंग अ वायलेंट एटीट्यूड, शोइंग रंजीत द पाम ऑफ हिज हैंड। और फिर एकदम से स्ट्रेंजर जो होता है वो रंजीत से बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा बहुत ज़्यादा, और एकदम से अपना हाथ इस तरह से दिखाता है, मुक्का दिखाता है कि मैं तुम्हें इस तरीके से बहुत ज़्यादा मार दूंगा। आई एम वेटिंग टू सी यू डू दैट, सेड रंजीत। तो रंजीत बोलता है कि मैं वेट कर रहा हूँ ये देखने के लिए कि तुम क्या करते हो। यू विल सी मी डू इट, सेड द अदर बॉय। मतलब बहस कर रहे होते हैं कि ठीक है तुम मुझे देख लोगे ये करते हुए। रंजीत वेटेड, द अदर बॉय मेड अ स्ट्रेंज हिसिंग साउंड, दे स्टेयर्ड ईच अदर इन द आई फॉर ऑलमोस्ट अ मिनट, देन द वॉरियर स्लेप्ट रंजीत अक्रॉस द फेस। फिर एकदम से वेट करने लगते हैं, एक दूसरे को गुस्से से ज़्यादा देख लेते हैं। जो स्ट्रेंजर होता है हिसिंग, मतलब जैसे सांप की होती है ना हिस्से से तेज से हाँफने वाली और घूरने वाली गंदी सी आवाज़ निकालता है वो, और लगभग एक दूसरे को एक मिनट के लिए घूर रहे होते हैं वो दोनों। फिर वॉरियर जो होता है वो रंजी के फेस पे एक मतलब काफ़ी तेज से मुक्का सा मारता है। तो रंजी जो होता है वो मतलब डिजी सा हो जाता है, एक मिनट को तो समझ ही नहीं आता है कि हो क्या गया। देयर वर थिक रेड फिंगर मार्क्स ऑन हिज चीक, और एकदम से उसके जो रंजी के चेहरे पे काफ़ी ज़्यादा मोटे और रेड कलर के मार्क्स बन जाते हैं रंजी के चेहरे पे। देयर यू आर, एक्सक्लेम द एसिलियंट, यू विल बी ऑफ नाउ। फिर जो उसको मारता है वो बोलता है कि अब देखो तुमने देख लिया, तुम मतलब पिट गए। और एसिलियंट मतलब वो होता है जो किसी पे अटैक करता है, तुम पिट गए हो, इस टाइप से वो बोलता है। और इसके आंसर में रंजी जो करता है, रंजी swung his arm up and pushed a hard bony fist on the other's face, और इसी तरीके से रंजी भी उसको मार देता है उस स्ट्रेंजर को। एंड देन they were at each other's throat, swaying on the rock, tumbling onto the sand, rolling over and over, their legs and arms locked in the desperate violent struggle, gasping and crushing, crawling and slapping, they rolled into shallows of the pool। फिर मतलब वही एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल लेट जाते हैं, एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा पीटने लगते हैं, मारने लगते हैं, गिर जाते हैं वो लोग ज़मीन पर और लड़ते रहते हैं, रॉक के ऊपर गिरते हैं, फिर पानी की तरफ को जाके बस काफ़ी देर तक एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और वाटर में भी उनकी जो फाइट है वो कंटिन्यू रहती है। और वो लोग स्प्लटरिंग का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब स्पीकिंग, तेज़ बोलना और इस तरह से बोलना कि कुछ समझ में ना आए। उनका जो मुंह होता है वो भी पूरी की पूरी बॉडी, हाथ पैर, थ्रोट सबके सब मड से कवर हो गया होता है। बट आफ्टर 5 minutes ऑफ फ्रेंजीड अनसाइंटिफिक स्ट्रगल नीदर बॉय हैड एमर्ज विक्टोरियस। 5 मिनट की लड़ाई के बाद भी कुछ नहीं पता चलता है कि कौन जीता है। उनकी बॉडी जो होती है वो मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए होते हैं। एक्सॉशन का मतलब होता है थक जाना। फिर वो एक दूसरे से दूर खड़े हो जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा ट्रेमेंडस एफर्ट डालते हैं कि वो कुछ बोल पाए। ट्रेमेंडस का मतलब होता है काफ़ी मतलब मेहनत से कुछ ट्राई करना। नाउ डू यू रियलाइज आई एम अ वॉरियर, gasped द स्ट्रेंजर। फिर जो एकदम से स्ट्रेंजर बोलता है कि अब तुमने रियलाइज किया है कि मैं एक वॉरियर हूँ, मैं एक योद्धा हूँ। डू यू नो आई एम अ फाइटर, सेड रंजी विद डिफिकल्टी। फिर रंजी भी काफ़ी मुश्किल से बोल पाता है कि तुमने नहीं देखा कि क्या मैं एक फाइटर हूँ। फाइटर का मतलब होता है लड़ने वाला, लड़ाकू। They gave a moment's consideration to each other's answer, and in that moment of silence, there was only their heavy breathing and the rapid beating of their hearts. और वो एक दूसरे की बात को सुनने के लिए, समझने के लिए 1 मिनट देते हैं, और ये वाला जो साइलेंस होता है उस जिस 1 मिनट में वो चुप रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ आवाज़ आ रही होती है उनकी तेज तेज सांस लेने की और उनकी तेज धड़कनों की। देन यू विल नॉट लीव द पूल, सेड द वॉरियर। तो जो वॉरियर होता है वो बोलता है कि तुम पूल नहीं छोड़ोगे। रंजी कहता है नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर वॉरियर बोलता है कि ठीक है, तो फिर हमें अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखना पड़ेगा। रंजी बोलता है ठीक है, मगर किसी भी दोनों में से किसी भी बॉय ने इनिशिएटिव नहीं लिया, आगे नहीं बढ़े लड़ने के लिए। तो फिर वॉरियर को एक इंस्पिरेशन आती है, मतलब एक आइडिया आता है। वो बोलता है कि हम अपनी जो लड़ाई है ये हम कल कंटिन्यू करेंगे। अगर तुम कल आओगे, अगर तुम्हें हिम्मत है तो तुम कल आना, और कल हम अपनी इस फाइट को कंटिन्यू करेंगे, और कल मैं तुम्हारे पे कोई भी मर्सी शो नहीं करूँगा। वॉरियर बोलता है जिस तरीके से मैंने आज की थी। फिर रंजी बोलता है कि हाँ मैं कल ज़रूर आऊँगा, और फिर दूसरा बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए रेडी रहूँगा। फिर दे टर्न्ड फ्रॉम ईच अदर एंड देन एंड गोइंग टू द रिस्पेक्टिव रॉक्स पुट ऑन देयर क्लोथ्स एंड लेफ्ट द फॉरेस्ट बाय डिफरेंट रूट्स। और फिर वो वापस जाते हैं, अपने कपड़े पहनते हैं और जो जंगल है उसको छोड़ देते हैं, अलग अलग रूट से अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। अब इसका सेकेंड पार्ट आता है। सेकेंड पार्ट में फिर रंजी
got home, he found it difficult to explain the cuts and bruises that showed on his face, legs and arms. It was difficult to conceal the fact that he had been in an unusually violent fight, and his mother insisted on his staying at home for the rest of the day. फिर रणजी जब होम जाता है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल पाता है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, बताने के लिए अपनी मम्मी को, अपने पेरेंट्स को कि जो कट्स लगे हैं, ब्रूसेस मतलब होता है जो लाल लाल नील के निशान होते हैं ना, जो मतलब मार के बाद, लड़ाई के बाद जो नीली पड़ जाती है स्किन, वो होता है ब्रूसेस। उसके जो फेस पे और लेग्स पे, आर्म्स पे जो कट लग गए होते हैं, ब्रूसेस पड़ गए होते हैं, वो उसको काफ़ी ज़्यादा मतलब मुश्किल होती है कि क्या बताऊँ, और वो छुप भी नहीं पाते हैं और समझ में आ जाता है कि कोई लड़ाई करके आया है। तो उसकी मम्मी जो होती है रणजी की, वो बोलती है कि अब पूरे दिन तुम घर में ही रहोगे, कहीं नहीं जाओगे। That evening, though he slept out of the house and went to the bazaar, where he found comfort and solace in a bottle of vividly colored lemonade and a banana leaf full of hot sweet jalebis। और फिर मगर वो शाम को बाहर घर से स्लिप आउट मतलब निकल ही जाता है, बाजार जाता है और उसको बहुत अच्छा लगता है सोलेस में। सोलेस का मतलब था कंफर्ट, अच्छा लगना, अच्छा लगता है जब वो बॉटल ऑफ लेमोनेड पीता है, मतलब नींबू पानी पीता है। विविड का मतलब होता है क्लियर, लेमोनेड पीता है और बनाना की लीफ पर रखी हुई मीठी मीठी जलेबियाँ खाता है। He had just finished the lemonade when he saw his adversary coming down the road। और फिर वो मतलब देखता है, जैसे ही वो फिनिश करता है जलेबी और लेमोनेड, वो देखता है कि उसका जो एडवर्सरी है, उसका जो दुश्मन है, वो आ रहा था उस रोड से। इसका जो रणजी का जो पहला इम्पल्स होता है, पहला मतलब इम्पल्स का मतलब जो पहला वो होता है, रिएक्शन होता है कि वो कैसे रिएक्ट करता है उस चीज़ पे, वो होता है कि वो दूसरी तरफ को देखने लगता है। मगर वो इन हिज सेकेंड टू थ्रो द लेमोनेड बॉटल एट हिज एनिमी, और दूसरा उसका जो होता है वो सोचता है कि जो बॉटल है उसकी लेमोनेड की, वो अपने एनिमी के ऊपर फेंक दे। बट ही डिड नीदर ऑफ these things. Instead, he stood his ground and scolded at his passing adversary। और दोनों में से वो ऐसा कुछ नहीं करता, ना उसको अनदेखा करता है, ना ही बॉटल फेंकता है, मगर वो इस तरीके से दिखाता है जैसे कि बहुत ही गुस्से में हो। जो ये स्काउल्ड का मतलब होता है एकदम गुस्से में किसी को देखना, लुक्ड एंग्रीली, अपने एडवर्सरी की तरफ इस तरीके से देखता है। और वो जो वॉरियर है वो कुछ नहीं कहता है, वो भी इसी तरीके से उसकी तरफ देखता है गुस्से में, और बिल्कुल इक्वल फेरोसिटी भी होता है, एकदम से गुस्से में एक दूसरे की तरफ देखते हुए वहां से निकल जाता है। हेलो मिसेस त्यागराजन। अगला दिन भी इसी तरह जैसे पिछला दिन था, बहुत ही गर्म था। रणजी बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा था और आलसी भी फील कर रहा था। लेजी का मतलब आलसी होता है, वीक का मतलब होता है कमज़ोर। काफ़ी ज़्यादा वीक और आलसी फील कर रहा था वहाँ जाने के लिए, मगर उसकी बॉडी जो हो गई थी, स्टिफ हो गई होती है। स्टिफ मतलब एकदम जकड़ गई होती है, सोर का मतलब चोट जो लगी हुई होती है उसकी वजह से। मगर वो जो है चैलेंज को रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता था, और पूल पर ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो पूल पर ना जाए, क्योंकि अगर वो पूल पर नहीं जाता तो इसका मतलब ये होता कि उसने अपनी हार स्वीकार कर ली है। एक्नॉलेजमेंट ऑफ डिफीट, डिफीट का मतलब हार होता है, एक्नॉलेज करना होता है मान लेना। From the way he felt just then he knew he would be beaten in another fight। और इसकी वजह से उसको लग रहा था मतलब एकदम से कि वो अगली वाली फाइट में भी पिट जाएगा। But he could not acquiesce in his own defeat। मगर वो जो है ये नहीं सोच पा रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था एकदम से कि वो खुद हार जाएगा, अपनी डिफीट को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ही मस्ट डिफाई हिज एनिमी टू द लास्ट। और वो सोच रहा था कि वो अपने जो एनिमी का है उसका सामना करेगा बिल्कुल अंत तक। If he surrendered now, he would be beaten for all the time. But to fight and be beaten today left him free to fight and be beaten again as long as he found he had a right to the pool in the forest। और अगर आज वो छोड़ देगा तो वो अगली फाइट के लिए भी हमेशा जो कभी दोबारा लड़ाई होगी उससे भी डरेगा, और अगर वो आज एक बार को उस चीज़ का सामना कर लेगा तो फ्यूचर में आने वाली फाइट्स के लिए भी वो उसका सामना करना पड़ेगा, मतलब कर पाएगा। तो वो सीधे उठ के चला जाता है पूल की तरफ को। ये वाला इसका आगे वाला पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है, सो